उत्तराखंड की तमाम जनता को मेरा प्रणाम। मैं त्रिभुवन चौहान हूं और लोकार्पण पर आप सब लोगों का स्वागत है। आज की जो ये वीडियो है ये बहुत खास है और खास इसलिए भी क्योंकि जनता के मुद्दों की हम बात करने वाले हैं और आपसे हर रात 9 बजे मैं आपको यहीं दिखूंगा। वीडियो को मैं शेयर करने के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन अगर वीडियो को देखकर आपके मन में भी वही प्रश्न उठते हैं जो आम जनता के हैं तो यकीनन आप कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। ये एक प्रयास उत्तराखंड सरकार को, उन लोगों को, तमाम शासन को, प्रशासन को उठाने का, जगाने का, जिनके होते हुए भी आज 22 वर्ष का हमारा उत्तराखंड ज्यों का त्यों है। एक जंग तब लड़ी गई थी उत्तराखंड राज्य को अलग करने के लिए, उसको नवनिर्मित बनाने के लिए। अब जंग दूसरी है। अब जो जंग होने वाली है वो है उत्तराखंड को उत्तराखंड जैसा प्रतीत होना। जो देवभूमि है हमारी, उसको उसी स्वच्छता के साथ, उसी उज्जवलता के साथ चमकते हुए देखना चाहते हैं हम, और सहयोग चाहिए होगा आप सब लोगों का। आज जो जनता का मुद्दा है, मैंने सुबह भी आपको बताया था, आज एक खबर करने हम गए थे जहां पे कुछ लोगों ने नगर निगम की जमीन पर कर दिया था कब्जा और वहां बनने लग गए थे मकान। 2-3 दिन पहले ये खबर जो आप अभी हमारे साथ देख रहे हैं, 2-3 दिन पहले ये खबर हुई थी कुछ इस तरह। हम गए थे वहां पर, हमने बात की थी, पता करने की कोशिश की थी ये कौन लोग हैं। नगर निगम तक भी हम लोग इस बारे में गए थे और चौकी में भी हमने सूचना की थी। तमाम अड़चनों के बाद फिलहाल 2 दिन का समय नगर निगम ने इन तमाम लोगों को दिया था और आज वो अतिक्रमण हटा दिया गया, वो मकान सारे ध्वस्त कर दिए गए। कहानी कई रोते हुए लोगों की, कई बिलखते हुए परिवारों की जरूर है। कई लोग रोए भी वहां, कई लोग बेहोश तक हुए, कई लोगों ने उसको बस नौटंकी सी कहा, लेकिन फिर भी हम समझ सकते हैं वो दिल बहुत मजबूर रहा होगा जो आंखों से अश्रु निकल रहे थे। उन लोगों के दिल में पीड़ा जरूर रही होगी यकीनन, जिन्होंने आज अपना मकान खोया। बड़ी मुद्दतों से वो मकान बना होगा, कई जगह के पैसे इकट्ठे करके उन्होंने वो मकान बनाया होगा। हाँ, वो ठगी का शिकार हुए हैं। ये ठगी कौन कर रहा है उत्तराखंड में? ये भू माफिया कौन है जो जमीनों की खरीद फरोख्त में कुछ इस तरह मशगूल हैं, इन्हें पर संपत्ति नहीं दिखाई देती। ये नगर निगम की जमीन थी, शायद इसलिए नगर निगम वहां पर एक्टिव होकर गया और बुलडोजर चला दिया। अगर ये वन निगम की होती तो शायद तब भी बुलडोजर उस पर चल जाता। लेकिन कई जमीनें यहां पर पुश्तैनी, कुछ रानियों की, कुछ महाराजाओं की हैं, या हम गोल्डन फॉरेस्ट की जमीन की बात करें, ये तो एक केवल देहरादून मात्र का है। हम बात कर रहे हैं अब अपने गांवों की। उत्तराखंड के तमाम गांवों में आज जगह जगह लोग घुस चुके हैं, भू माफिया घुस चुके हैं, जो वहां पर जमीनें खरीद कर अपने लिए तो बिल्कुल कुछ खास तो बना ही रहे हैं वो, लेकिन हमारे लोगों को क्या मिल रहा है? क्या हमने कभी सोचा है कि भू कानून जिसकी बारे में बात हो रही है, वो इतने वर्षों से भू कानून लागू क्यों नहीं हुआ है उत्तराखंड में? हिमाचल की तर्ज पर भू कानून बहुत दूर की बात है साहब, यहां भू कानून पर बात तक नहीं होती है। 2002 में जब उत्तराखंड बना था तब चीजें अलग थी। 2007 में फिर से उसको और लिमिटेड कर दिया गया। जिनको ज्ञात होगा, आपको पता होगा कि 2002 में एक बाहरी व्यक्ति यहां केवल 500 वर्ग मीटर तक की ही जमीन ले सकता था। 2007 में उसको चेंज करके कम कर दिया गया और मात्र 250 स्क्वायर मीटर कोई जमीन यहां पर खरीद सकता था। लेकिन 2018 में कुछ इस तरह से समीकरणें बदली, कुछ इस तरह से परिवर्तन लाए गए कि 2018 के बाद यहां पर तमाम लोग जो बाहरी मूल के हैं वो जमीनें खरीद सकते हैं। और जमीनें खरीदने का एक बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं। ये वीडियोस तो आपने देखे होंगे कि किस तरह से लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। असली मुद्दा है उन लोगों का। दरअसल आप इस चीज को समझिएगा, जो लोग पहाड़ी पृष्ठभूमि से नहीं आते हैं, जो लोग बाहरी हैं, यानी कि जो लोग मैदानी क्षेत्रों में, मैं यूं कहूं दिल्ली, मुंबई या अन्य बड़े शहरों में, जहां पर रोजगार के साधन हमारे पहाड़ों के उपेक्षा बहुत अधिक हैं,
और वहां पर लोग पैसा भी अधिक कमाते हैं। जब वो पैसा अधिक कमाते हैं तो उनको जो यहां पर लगने वाली लागत है वो थोड़ी सी लगती है, और उसके बाद वो यहां पर बहुत अधिक जमीन खरीदते हैं। धीरे 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 देखेंगे आप तो एक जंगल सा बनता जाएगा यहां पर ईंट और सीमेंट और कंक्रीट का। जिम्मेदारी उस सरकार की अवश्य है जो अभी नहीं देख पा रहे हैं कि भू कानून कितना जरूरी है। 118 एक सेक्शन है हिमाचल के भू कानून के अंदर, जिस सेक्शन में हिमाचली लोगों को पूर्णतः से एक प्रलोभन है उनके पास कि वो किसी तरह भी जाकर अपनी जमीन को बचा सकते हैं और अपनी जमीन को किसी बाहर वाले को नहीं बेच सकते। उत्तराखंड में ऐसा नहीं। क्यों? कौन लोग हैं जो कि जिसके साये पर ये सब हो रहा है? और हम सब लोग भू कानून की बात अब से कुछ महीनों पहले यानी कि चुनाव से पहले कर रहे थे। तमाम सरकारें भी कर रही थी, विपक्ष भी कर रहा था। विपक्ष जब पक्ष में था, सत्ता में था, तब उन्होंने कभी इस बात को नहीं छेड़ा। जब आज पक्ष जो सत्ता में है वो इस बात को अब नहीं छेड़ रहे। आखिर उत्तराखंड का होगा क्या? क्या हम आप सब लोग मिलकर एक मुहिम नहीं चला सकते? या जरूरी नहीं समझते? क्योंकि हमारा काम, हमारा पेट तो हर दिन शाम को भरता ही है ना। और अगर ये भू कानून आ जाए पता नहीं क्या हो जाएगा। इसलिए हम मौन रहते हैं, खामोश रहते हैं जब तक इसकी दस्तक हमारे दरवाजे पर ना हो। पहाड़ों की बात करें तो मैं रुद्रप्रयाग जिले से हूं। मेरे खुद के गांव में तकरीबन आज की तारीख में 10 से 15 रिसोर्ट बन चुके हैं, और यकीन मानिए दोस्तों, उनमें से 5 शायद ग्रामीणों के हों, 10 बाहर के लोगों के हैं। और ये केदार घाटी में गांव बता रहा हूं। तो यानी कि जमीन फरोख्त वहां भी हो रही है। अगर ये मौका ही ना दिया जाए तो शायद ये हो ही ना। कल को जब सारी खेतियां बिक जाएंगी तो हमारे आने वाली पीढ़ी यकीनन हम लोगों को बहुत नफरत करेगी कि हम सब लोगों ने मिलकर अपनी सारी जमीनें दे दी, और आज जो बाहर के लोग यहां बस चुके हैं और बस ही रहे हैं। अभी कोई बता रहा था मुझे कि गोल्डन फॉरेस्ट की जमीन पर भी अब लोग अलग अलग विभागों से अपना आप को बताते हुए, कई लोग पत्रकार भी बताते हैं अपने आप को, लेकिन वो जमीनें बेच रहे हैं और गोल्डन फॉरेस्ट की जमीन पर अच्छा खासा अब कब्जा होना शुरू हुआ है। उसका संज्ञान हम जरूर लेंगे। जहां जहां भी जमीनी हकीकतें इस तरह से हैं, वहां के आज हमारे को दिन भर में बहुत सारे फोन भी आए, बहुत सारे मैसेजेस भी आए। हमारी लगातार नजर उन सब चीजों पर है और हम वहां जाकर जरूर जाएंगे हम। चाहे वो विकास नगर की घटनाएं हो, चाहे वो हर्रावाला में हो, डोईवाला में हो, 6 नंबर पुलिया के आसपास हो, या फिर भाजपा कार्यालय से मात्र 200 मीटर की दूरी पर, वहां भी कुछ इसी तरह से प्रकरण हो रहा है। ये गरीब लोग जो आते हैं बाहर से, चाहे किसी भी राज्य से ये आते हैं, लेकिन वो अपना खून पसीने का पैसा यकीनन देते हैं किसी को जो उनको काबिज करवा रहा है उन जमीनों पर। इसी तरह का एक ड्रेंचिंग ग्राउंड सहस्त्रधारा रोड का हमने एक वीडियो बहुत दिनों पहले किया था, जिसकी आप झलकियां भी अभी देख पा रहे होंगे। वहां पर धोती से मापी जा रही थी जमीन, वहां पर प्लॉटिंग की जा रही थी। तो ये बहुत बहुत सोचनीय है और इस बारे में सोचना बहुत जरूरी होगा। नितांत अभी आवश्यक है ये सब चीजें। अगर हम आज इस बारे में चेतना नहीं जगाते हैं तो आने वाला भविष्य यकीनन बहुत अंधेरे में होगा। आप सब लोग, हम सब लोग मिलकर चीजों को करने की काबिलियत रखते हैं। उत्तराखंड में हम बहुत सशक्त लोग हैं। हर किसी का एक अच्छा विवेक है, एक अच्छी सोच है, अच्छी तरह से हम समझते हैं अपना भला और बुरा। फिर जमीन के मामले में ऐसा क्यों नहीं एक सख्त भू कानून की आवाज जो उठती है फिर दब जाती है। और दरअसल दबे भी क्यों ना, क्योंकि हमारे जो भू कानून के लोग हैं वो भी गुटों में बटे हुए हैं। जहां पर राजनीति पहले है, भू कानून बाद में। हर व्यक्ति को लगता है अगर आज भू कानून की बात त्रिभुवन चौहान कर रहा है तो ये नेता बनना चाहता है, और इसके पीछे 5-7 लोग हैं। इसी तरह से 5-7 करके अनेकों गुट बने हुए हैं। हर कोई कहता है हम भू कानून की बात हम करेंगे, जैसे कि भू कानून आएगा तो इन्हीं के नाम का ठेकरा फोड़ा जाएगा। आप सब लोग एकजुट, एक मुठ तो हो जाइए पहले।
जब तक आप एकजुट एकमुट नहीं होते, यकीन मानिएगा, ना तो भू कानून और कोई सा भी कानून आप उत्तराखंड में क्या कहीं भी लागू नहीं कर सकते जब तक आप एक साथ ना हो। और यह आह्वान आज लोकार्पण के मंच से मैं देना चाहूंगा तमाम लोगों को कि आप सब लोग एकत्रित होना शुरू कर दीजिएगा। हर दिन 9 बजे शाम को मैं आऊंगा और इसी तरह हम बात करेंगे अलग अलग जन मुद्दों को लेकर। आज भू कानून के बारे में बात करना इसलिए आवश्यक था क्योंकि मुझे लगता है जितने भी राजनीतिक दल हैं, जितने भी बड़े नेता हैं, वो खुद नहीं चाहते कि भू कानून आए, क्योंकि उन्हीं के पास सबसे अधिक संपदा इसी के चलते आती है। भू कानून से रिलेटेड भू खनन माफिया हो या फिर भूमि से कनेक्टेड अन्य लोग हो, सभी का एक ही ठीक रहा है कि बस किसी तरह हमारे पास पैसा आ जाए, उत्तराखंड मर्जी जो हो जाए। यही तमाम विभागों के जितने भी सचिव हैं उनके बारे में भी कहा जा रहा है उत्तराखंड में। आज हम सब ये देखते रहते हैं आंखें मूंदे, क्योंकि अभी तक ये क्या हुआ है, हमारे दरवाजे पर दस्तक नहीं दी है। जिस दिन हमारे दरवाजे पर दस्तक दी जाएगी तब हम भागेंगे अपने किसी न्यूज चैनल के पास, तब जाएंगे हम थाना कचहरी। उससे पहले जब तक कि हमारे पास कुछ नहीं हो रहा है, हम चुपचाप घरों में बैठे रहेंगे। और अगर इसी तरह से चुपचाप घरों में शायद बैठे रहते तब भी, तो आज उत्तराखंड भी आजाद न होता, न भारतवर्ष आजाद होता 47, न हमारा ये राज्य स्थापित होता। तो यानी कि लड़ाई लड़ने के लिए काफी पहले से ही तैयारियां करनी पड़ती हैं, और भू कानून वही एक कानून है जो उत्तराखंड को बचा सकता है और एक अहम कड़ी है। इसके बाद और चीजों पर सोच पाएंगे कि पलायन पर क्या स्थिति है, शिक्षा, स्वरोजगार, रोजगार, हर किसी मुद्दे पर बात करेंगे हम। हर जगह दिखाएंगे आपको कि क्या कुछ हो रहा है आज उत्तराखंड में। भू कानून का ना होने के बाद ये तमाम जो लोग आज जमीन यहां पर कब्जाए बैठे हैं या कब्जा कर रहे हैं, खरीद भी रहे हैं, ये किसकी शय पर हो रहा है, इस बात का जवाब जरूर चाहिए होगा। कल फिर मिलेंगे इसी तरह एक संगीन मुद्दे को लेकर, जिसपे उत्तराखंड की तमाम जनता को, हम सब लोगों को एकत्रित होना होगा और अपनी बात प्रमुखता से आगे भी रखनी होगी। जुड़े रहिएगा लोकार्पण पर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।